अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके बाद उस पर इंक्वायरी के लिए कमीशन तश्कील दी और साथ ही TORs की भी मंजूरी दी है। अब TORs बड़े दिलचस्प है। यहाँ पर एलामिया में ये कहा गया, वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की जो TORs की मंजूरी दी, वो इंक्वायरी कमीशन जजेस के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं है। तो एक प्रिजम्पशन इसमें से ये भी है कि मतलब टू बिगिन विद ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं भी हो सकते, यानी कि जज साहिबान ने खुद ही घड़के लगा दी हों। बार इंक्वायरी तो होना ज़रूरी है उस बात की। और TORs में ये भी शामिल है कि इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार इन मामलात में, इन इल्ज़ामात में जो जज साहिबान की तरफ से बताए गए, कहे गए, उनमें बराह रास्त यानी कि डायरेक्टली मुलव्वस था या नहीं था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या इनडायरेक्ट मुलव्वस होगा यहाँ पर कोई मामला? और कमीशन को इंक्वायरी के दौरान ये भी कहा गया कि किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। ये भी खैर समझ से बाहर है कि किसी और मामले से यहाँ पर क्या मुराद है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो ये है कि काबीना के इजलास ने TORs तो बताया कि ये TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होंगे। उसके अलावा आता हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर कि सरबराही कौन करेगा, लेकिन उसमें यह कहा गया कि काबीना इजलास ने मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के ख़त में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी की और उसे नामुनासिब करार दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम है और पाकिस्तान में कुछ ही अरसा पहले यही इस वक्त जो काबीना है, जब ये ऑपोजिशन में थे तो यही एग्जीक्यूटिव पर भी इल्ज़ाम लगाया करते थे, इसी किस्म के जिस किस्म के ये 6 जज साहिबान लगा रहे हैं। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऐसे उनकी नफ़ी करते हैं और ये मुनासिब बात नहीं है। खैर, जो जिनको तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है, उनके हवाले से मामला आया सामने के तहरीक इंसाफ ने तो खैर सरेदस्त उनको उनकी जो कमीशन के सरबराह के तौर पर तकर्री है उसको नामंजूर किया है। वो उससे अग्रीड नहीं है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन या मेमो गेट की सरबराही उस वक्त के हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क ने की थी, इसी तरह से यहाँ पर भी माजरत चीफ जस्टिस कह दिया, जस्टिस नासरुल मुल्क ने की थी। यहाँ पर भी कोई हाजिर सर्विस जज हो जो कि हेड करे इस कमीशन को। साथ ही साथ ये कि तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब जो हैं, उनके हवाले से ये है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो अहलियाँ हैं, फौजिया गिलानी साहिबा, उनके वो सगे मामू हैं। उनके छोटे भाई हैं जलील अब्बास जलानी साहब, जो कि अभी निगरान सेटअप के अंदर फॉरेन मिनिस्टर की भी खदमात सर अंजाम दे रहे थे। तो उन तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये मौजू नहीं है। अब यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी एक हिसाब से तहरीक इंसाफ भी है। ख़त के अगर हम मंदरजात देखें तो जज साहिबान ने लिखा, उसमें मामला तो शुरू हो रहा है टिरियन वाइट के केस जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर करने की मुखालफत से। तो उनसे भी अगर पूछ लिया जाता तो बेहतर मामला होता। एनीवेज, स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन मेरे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब वक्त का। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस मामले को? मतलब ये स्टार्ट होने से पहले ही नॉन स्टार्टर हो गया ये मामला, और अगेन वही बात कि मतलब कंट्रोवर्सी आ गई यहाँ पे भी, मुस्तरद किया तहरीक इंसाफ ने, विच इज़ एन एग्रीव्ड पार्टी इन अ वे इफ यू सी दैट। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहली बात यह है कि ये एक पहला प्रेसिडेंट बनने जा रहा है कि इस किस्म की मुदाखलत के हवाले से एक कमीशन बन गया है और वो प्रोब करेगा कि या किसी लोग जो हैं वो इंसाफ के हसूल में या इंसाफ की डिलीवरी में असरअंदाज होते हैं या नहीं। इससे पहले कोई रवाज नहीं है ऐसा। तो मैं इस एतबार से समझता हूँ कि एक अच्छा ओमन है कि जो अदलिया के मामलाजात में एग्जेक्टिव की या जो सरकार उनकी मुदाखलत जो है उसको किसी ने चैलेंज किया है और उसके ऊपर बाकायदा एक कमीशन बन गया है जो अपनी रिपोर्ट जो है वो यानी फाइनल करेगा। देखिए, गुजारिश ये है, ये नहीं हो सकता कि आप दरख्वास्त दें और आपके सपोर्टर जो हैं वो फिर कहें कि हमारी मर्जी का आप जज लगा दें, हमें तो कोई दूसरा मंजूर नहीं है। ये भी कहीं नहीं होता है। एक किसी न किसी जज को लगना है, उसकी किसी न किसी के साथ रिश्तेदारी होगी। वो आसमान से तो नहीं उतरा होगा ना ज़मीन से उगा होगा। तो ये रिश्तेदारियां और ताल्लुक तो होते हैं। देखना ये है कि उस शख्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके माजी के फैसले क्या बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस एक अच्छे ओमन को फर्स्ट हैंड रिजेक्ट करके मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतर कदम उठाया गया है। मैं समझता हूं कि अगर इसका रिवाज पड़ जाए कि अदालत के मामले में आइंदा कभी कोई जसारत ना करे मुदाखलत करने की, और जिन्होंने की है उन्हें अगर साबित कर दिया जाए
तो उनको ऐसी सजाएं दी जाएं कि आइंदा कोई यानी इस तरह के इकदाम की जरूरत भी दोबारा ना करे। लेकिन जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, जब तक कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, उस वक्त तक कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन सलीम बुखारी साहब, TOR का ताल्लुक है उस, मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करके आपसे पूछ लूं, अभी जो जस्टिस सिद्दीकी वाला मामला हमने देखा, वहां पर एक ऑप्शन थी, वहां पर एक मामला बनाया जा सकता था कि आप हमने एक्सोनरेट कर दिया, विंडिकेट कर दिया, सुरखरू तो हो गए सिद्दीकी साहब और उनके इल्जामात मान भी लिया कि वही दुरुस्त इल्जामात थे उनके, वहां पर किसी को अगर मुर्द इल्जाम ठहराकर उनको, और ये खत के अंदर भी ये तस्करा है कि वहां पर अगर एक मसले को पूरा हल किया जाता तो फिर ये वाले मामला शायद आगे ना होते, और यहां पर अगेन हमारे पास ये ऑप्शन है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब चूंकि जिद्दी आदमी हैं, अड़ियल आदमी हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है मामले को। अभी भी उनका मुतालबा भी यही है और वो इसको परसू भी करेंगे कि जनाब जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनके बारे में आपने एक्शन क्या लिया है। वो मांगे दोहल कह रहे हैं, बाकायदा मीडिया में कह रहे हैं। तो ये इतनी जल्दी मेरे ख्याल से उन लोगों की जान छूटने वाली नहीं है जिनके ऊपर उन्होंने नाम लेके इल्ज़ाम लगाए थे। मेरे ख्याल से इस TOR में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, शायद उस तरफ अभी तक तवज्जो नहीं गई है, और वो ये है कि वो सिर्फ यही मामला नहीं देखेंगे बल्कि और मामलों की तरफ भी उनकी निगाह उठेगी जी। तो मुझे यूं लगता है जैसे ये मामला जो है फिर 2018 से शुरू होगा। उस वक्त की मुदाखलत का लेवल क्या था, किस तरह की मुदाखलत थी, उसके बाद जजेस ने किस तरह के फैसले किसके कहने पर, किसकी मर्जी पर दिए, ये सारा कुछ आएगा। ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। इसके ऊपर क्यों अभी तवज्जो नहीं गई है, लेकिन ये बात कि PTI को मंजूर नहीं है। सर ये तो बुखारी साहब बात वहीं पे आ गई ना, मतलब ये आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 2018 या उससे पीछे भी चले जाए कमीशन तो कोई मसला नहीं है, ये उन्होंने कहा था। अच्छा, अगर हम 2018 से शुरू करते हैं तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, और वो ये है कि इस वक्त की जो काबीना है वो उस वक्त अफेक्टी थी, और वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत थी अपने मतलब मकासद हासिल करने में और उनको दीवार से लगाने में। और अब ये काबीना जो तब एग्जीक्यूटिव के हाथों परेशान थी, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो 6 जज साहिबान ने खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम लगाए, हम इनकी नफी करते हैं। ये कैसी बात है? नहीं, देखिए वो हुकूमत वक्त जो है वो इसमें उस तरह से चूंकि फरीक नहीं है, बात अदारों की है जिन्होंने मुदाखलत की है। इस हुकूमत के दौर में वो मुदाखलत नहीं हुई, ना इन्होंने करवाई है। वो अगर वो इस तरह से डिफेंसिव पर हैं तो गलती कर रहे हैं। PDM गवर्नमेंट में भी शहबाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब का इल्जाम जजेस लगा रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव के अंडर ही है इदारे से। देखिए हुकूमत पर इल्जाम हुकूमत पर नहीं लगा है। बाजवा साहब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कहा जा रहा कि फलां वजीर ने या वजीर आजम ने ये कराया था। बिल्कुल ठीक है। ये कहा जा रहा है कि फलां अदारे जो है वो कर रहे हैं ये। तो बात जो है उन अदारों तक ही महदूद रहेगी और उनको साबित करनी होगी दो चीजें। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। शौकत सिद्दीकी साहब के बरक्स उन्होंने जनरलाइज टर्म में ये बात की है और एक खास केस का हवाला दिया है जो बानी PTI के खिलाफ फैसला हुआ है। तो इसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं इसे सरफेस पर देखने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत से पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं। मैं तो उसी तरफ कह रहा था ना सर कि कॉन्ट्रडिक्शन है। एक पेंडोरास बॉक्स अगर खुल जाएगा 2018 वाला, तो हम एग्जीक्यूटिव का जब वर्ड आएगा तो फिर उसमें हम इदारे गिनेंगे। अब या तो ये है कि उसमें लिख दिया जाए कि एग्जीक्यूटिव माइनस इदारे उन पर इल्जामात की नफी करते हैं, तो वो तो एक अलग बात होती। फिर दूसरी बात यह है कि शौकत सिद्दीकी साहब ने जो इल्जामात लगाए सर, उनकी बाबत कुछ सबूत तो उनके पास भी नहीं थे। कोई मुलाकात की फुटेज जनरल फैज के साथ तो उनके पास भी नहीं थी सर। देखिए गुजारिश ये है कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे उसको फौरी तौर पे उन्होंने रिजेक्ट तो ज़रूर कर दिया था जी। लेकिन वो जिस बात पे बजिद हैं वो कहते हैं मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं साबित करूंगा कि ये मेरे घर आए थे 2 दफ़ा। मैं साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे क्या डिक्टेट करवाया था। ये साबित अगर नहीं करेंगे तो उनका भी कोई केस नहीं है। ये अगर आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि सबूत हो या ना हो बस तुम दें, ये नहीं होता। ये कमीशन की रिपोर्ट्स में इस तरह की कोई बात नहीं होती। आपको अपने इल्जाम साबित करने पड़ेंगे। इन 6 जजेस ने 2 गलतियां की हैं मेरे नजदीक। एक गलती यह की कि दे एड्रेस द लेटर टू ए रॉन्ग प्लेस। जो जुडिशियल काउंसिल है वो जजेस के कंडक्ट को देखती है, जजेस की शिकायत को सुनती है। ये लेटर या जाना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सर वो दोनों को लिखा उन्होंने लेटर। एक बात उन दोनों को लिखा, वहां से जवाब कोई नहीं आया। दूसरी बात वो कहते हैं कि हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इसलिए लिखा कि हमें कुछ ऐसा तरीकाकार आगे का बताइए कि ताकि हम मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब ना हो, और इस वजह से उनको वो कहते हैं, वो खत के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है।
देखिए, अगर तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो दरखास्त गुजार हो वो जिस तरह चाहेगा उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए, वो अगर जुडिशियल कमीशन को खत लिख दे तो उनको बताना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जमीन पे रहिए ना, लेट अस बी ऑन ग्राउंड रियलिटीज। ये नहीं होता, इसके ऊपर एतराज उठ चुका है। दूसरी बात यह है कि एक बात हम भूल रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज ऑन बोर्ड। इस कमीशन की तश्कील का फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ एक और सीनियर चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जो है हाई कोर्ट के। ये बात हवा में नहीं है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ की मर्जी पर मुनहसर नहीं है कि वो इसको क्या रंग देना चाहेंगे या क्या फैसला कराना चाहेंगे। इट्स मोर सीरियस देन दैट। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए एंड लेट अस सी कि इसकी आउटकम होती क्या है, किस किस तरफ उंगलियां उठती हैं, किस किस के गिरेबान में हाथ जाएगा। ये इंतजार किए बगैर मेरे ख्याल से प्री जज करना ज्यादती होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सलीम बुखारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। भांत भांत के इल्जामात जो जजेस ने इल्जामात लगाए उन पर मतलब उल्टा उन पर इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं और अजीबो गरीब किस्म के, मैं उनको बेहुदा ही कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए कि जनाब ये कहा गया कि जनाब हमारे पास फुटेज मौजूद है, जो कैमरा लगा हुआ था वो मौजूद है, साथ USB मौजूद है, जो बेडरूम के अंदर कैमरास फिक्स थे उस पर सवालात यूं के उठाने शुरू कर दिए। कैमरा लगाया किसने, ये साबित करना पड़ेगा। फुटेज जो उसके अंदर है वो कहीं AI फुटेज तो नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा। फलां सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसके मुताबिक AI फुटेज से भी हो सकता है और खुद फुटेज बनाइए, ये साबित करना होता है कि अपने फोन से बनाइए। ये सारा कुछ कर, एनीवेज इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हमारे साथ हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, आपने वक्त दिया है। सर ये फरमाइएगा कि एक तो भांत भांत के सवालात उठना शुरू हो गए हैं, बल्कि मशवरे भी आ रहे हैं खब्बे सज्जे से कि ये फलानी चीज़ यूं है, फलानी चीज़ गलत है, और मोस्टली उनमें से आए से बेहुदा से हैं। उन पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल होगा। ये अभी से कुछ नॉन स्टार्टर सा महसूस हो रहा है मामला। उसकी वजह तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब हैं, जिन पर पहले एतराज़ कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर अगेन उनका तो पुराना वही मामला है कि इसको फुल बेंच बना के सुना जाना चाहिए था और लाइव हेयरिंग हो जाती तो और ही बेहतर होता। तो अब यहां पर जो मामला आ गया है, लेकिन ये किया तो मेजॉरिटी जजेस ने है, तो क्या इसको नॉन स्टार्टर ही समझा जाए फिर? साहब, ये जो मसला इस वक्त हमें दरपेश है कि अदलिया के अंदर कुछ गैर अदालती अनासिर के जरिए अदलिया के फैसलों को तब्दील करना मकसूद होता है। यह उनसर पाकिस्तान की तारीख में नया नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल में इसमें गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है। इस तरह की आयात वकला में भी आम थी, साइलीन में भी आम थी, मुकदमे के फरीक भी ये कि मामला किस तरह संभलेंगे। लेकिन बहरहाल अब जजेस की तरफ से जब बता दिया गया है कि किस तरह उनके काम में मुदाखलत करके कुछ मखसूस फैसलों पर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो किसी एक फरीक का साथ दें, तो ये एक बाकायदा इल्ज़ाम की सूरत है। और इस इल्ज़ाम का रुख जो है वो हुकूमत की तरफ है, यानी हुकूमत है या हुकूमत के इदारे हैं या हुकूमत के कुछ दीगर आज़ा हैं जो किसी न किसी दर्जे में अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने जोर पर वो अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसमें जो रास्ता इख्तियार किया है वो कुछ अजीबोगरीब है। ये चूँकि अदालती फैसला नहीं है, ये एक इंतज़ामी फैसला है। इस पर मेरा ख्याल ये है कि इस पर थोड़ी खुल के बात होनी चाहिए। अगर आप इसको खालिस्तन कानून के नुक्ता नज़र से देखें तो जजेस ने अपनी शिकायत अपने सीनियर्स के सामने रख दी है और यहाँ पर जवाब तलबी बनती थी हुकूमत से। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा और हमारे मोहतरम सीनियर प्यून जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुकूमत के साथ जो मामलत की है, उसके नतीजे में हुकूमत को एक फरीक मानने की बजाय उसको अपना मुमद, मददगार और मुआविन समझ लिया। यानी जिस पर इल्जाम है उसी के सामने ये केस रख के कहा गया है कि आप इसके हकाइक का तय्युन करें और आप इसका फैसला करें। अब दरमियानी सी सूरत हाल हुकूमत ने ये निकाली है कि जनाब ठीक है, हम एक साबिक जज साहब को मुकर्रर करेंगे, लेकिन TORs को एक, जिस तरह अभी चंद दिन पहले जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बयान किया था कि जो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो कैसे फैल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इसमें माजी को भी शामिल किया जा सकता है। इसमें अब ये माजी करीब होगा, माजी बईद होगा, इस हवाले से हमें कुछ पता नहीं है। इसके बाद
क्या TORs में किसी मखसूस केसों के बारे, कुछ मखसूस केसों के बारे में कहा जाएगा कि आप जरा इनका भी सुराग लगाइए कि इनके फैसले कैसे हुए थे? क्योंकि अदलिया में ये रवाज तो चल पड़ा है ना कि आप 45 साल पहले का केस जो है वो रेफरेंस की सूरत में भेज दें और उस पर एक मुख्तलिफ फैसला आ जाए। तो अब ये इससे जो मतलूब है, जो मुझे लग रहा है, वो ये है कि ये शिकायत का वजन कम करना है, इस शिकायत की खतरनाकी कम करना है जो जजेस की तरफ से उठाई गई है। अब हुकूमत इसमें कामयाब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि होती ही नजर आती है। अब क्या अदलिया इस पे को रिएक्ट करेगी? इस हवाले से अब मुझे को बहुत ज्यादा उम्मीदें रही नहीं, क्योंकि जो लेटली जो एलामिया जारी किया गया था ये के बाद दीगरे 2 फुल कोर्ट इजलासों के बाद जी, तो उसमें तो वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि हाँ ये भी एक प्रपोजल है और उसको एक नीमे बरू की अदालती हमायत भी हासिल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खत है जो 6 जजेस, मोहतरम जजेस की तरफ से लिखा गया है, इसने अदलिया की कमजोरी को कुछ जाहिर व बाहिर किया है और किसी न किसी दर्जे में अदलिया के अंदर पाई जाने वाली तकसीम की निशानदेही भी होती है कि कैसे अदलिया ने अपनी तरफ आने वाले खत को हुकूमत के लेटर बॉक्स में डाला। और हबीब साहब, उसमें जो 6 जजेस ने जो लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके साथ उन्होंने जो एनेक्स किए वो लेटर्स भी थे जो उससे पहले वो अपने चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिख चुके हैं। उसके अलावा काजी फाइजा साहब को एक दफा वो लेटर लिख चुके हैं। जब उस पर कुछ नहीं था हुआ तो यहाँ पर भी नहीं था होना। लेकिन अब ये जो एक आर्ग्यूमेंट हम देते हैं, लोग जो देते हैं ओवरऑल, कि भाई जिन, और लॉजिकल समझ भी यही आता है कि जिनके खिलाफ इल्जाम है उन्हीं को आप मुंसिफ बना दें, तो वो आगे से एक दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो कहते हैं कि फिर यहाँ पे शिकायत कुनिंदा भी तो अदलिया है, वो खुद ही मुंसिफ कैसे बन जाए अदलिया? इस पर क्या कहेंगे आप? एक तो यह है कि अदलिया जो है वो शिकायत कुनिंदा नहीं है, अदलिया का अंदरूनी मामला है। अदलिया ने अदलिया को बताया है कि हमारे अंदर ऐसे अनासिर हैं जिन्हें हम में नहीं होना चाहिए। ये है बुनियादी मकसद। ये तो अदलिया ने अपना घर साफ करना था, अदलिया ने अपने घर में होने वाली इंट्रूजन या तजावुज को खत्म करना था, बजाय इसके कि इसको आप इस तरह ले कि किसी को सजा देना मतलूब है। अगर सजा ही देना मकसूद और मतलूब होता तो ये जज साहिबान तो खुद इस बात के अहल थे कि वो सजा दे दे और सजाओं के बाद मामला पाकिस्तान के माहौल में बहुत पेचीदा हो जाता है। ये दरअसल अदलिया के अंदर से उठने वाली एक आवाज है कि आइए, और इसमें जो मशवरा दिया गया था इन जज साहिबान की तरफ से वो क्या था? वो दो मरहलों पर मुश्तमिल था। एक था कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, फुल कोर्ट इजलास को देखा जाए और उसके बाद एक जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। तो जजेस ने तो आपको शिकायत नहीं, शिकायत से ज्यादा उन्होंने अदलिया को बताया है अपने सब सीनियर लोगों को कि जनाब अगर किसी एक हिस्से में ये हो रहा है तो डेफिनेटली बाकी हिस्सों में भी कहीं ना कोई कुछ हो रहा होगा, तो आइए इकट्ठा बैठ के सूरत हाल का जायजा लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा की इंतजामी इख्तियार के इंतजामी हुदूद में दाखिल हुआ तो उन्होंने इसको शिकायत की सूरत में हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। तो पहले तो फी नफ्सी ही मैं ये समझता हूँ कि इंतजामी हवाले से इस मसले को दुरुस्त समझा ही नहीं गया। अच्छा हबीब साहब, एक चीज़ है तशवीशनाक, लेकिन ये हमने देखी है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब वो हाइपर टेक्निकलिटीज़ में जाके मुख्तलिफ फैसले आ रहे थे, ख़ास तौर पर वो जो इंतखाबी निशान लेने वाला फैसला था, उसमें हमने ये देखा कि चलें लीगल माइंड्स तो अपनी जगह पे होते हैं, कोई लॉयर हो, लेकिन हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो बड़े तरह के मशवरे देते हैं और उनके ऊपर अमल होता नजर आता है। तो मेरा चूंकि एप्रीहेंशन है तो वो एक मशवरे बड़े सारे सवालात जो आने शुरू हो गए वो ये कि कैमरा लगाया किसने? पहले तो ये साबित करें कि कैमरा आपने खुद नहीं लगा दिया। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जो फुटेज जज साहब के पास मौजूद है जो उन्होंने अपने साथी जजेस को दिखाई, जिसका जिक्र खत के अंदर भी है, वो हो सकता है कि वो AI जनरेटेड फुटेज हो। अच्छा, इसकी बाबत अगली बात आती है कि जनाब वो AI क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जस्टिस खोसा ने एक फैसला दिया था और वो कहते हैं कि चूंकि उस वक्त उन्होंने नासिर भट्ट साहब वाले मामले को और वो जो अरशद मलिक की वीडियोस थी उनको डिस्क्रेडिट करना था, तो उसकी वजह से मामला होता। खैर बात वही आगे कि वो पीछे लेकर जाते हैं सारी बात। और फिर जो हमने देखा आजम नज़ीर तारड़ साहब, जो लाइन उनकी नजर आती है जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चला, वो ये लग रहा था कि ये इन 6 जजेस की के चक्कर में हुकूमत पड़ी हुई है और दूसरी तरफ से मशवरे इस तरह के आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? काफी एहतमाल है कि ये हो ही जाए, शायद इसी तरह की चीजों को वो देखना शुरू कर दें कि कैमरा आपने खुद तो नहीं लगा दिया था।
ये जो जज साहिबान हैं, ये 6 जज साहिबान, ये अपने तौर पर तजुर्बाकार वकला भी हैं और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी अच्छी तरह समझते हैं। इसके अंदर क्या है वो भी जानते हैं, बाहर क्या है उससे भी आगाह है। उसके बाद काफी तवील अरसे से ये सब लोग, कई साल से ये लोग आला अदलिया की कुर्सियों पर बैठे हुए हजारों मुकदमात फैसल करते हैं। उनमें फौजदारी भी है और दीवानी भी है। फौजदारी निज़ाम में क्या बारीकियां हैं, जो दीवानी निज़ाम है उसके अंदर उसमें कहाँ कहाँ लग़ज़िश हो सकती है, ये सब कुछ इन लोगों को पता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रहा है कि हम ये समझते हैं, पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ये समझा जाने लगा है कि ज़मीर एक बेमानी लफ्ज़ है, दयानत एक बेमानी लफ्ज़ है, ये इस कानून पसंदी बेमानी लफ्ज़ है। किसी के अंदर कानून की हाकमियत की ख्वाहिश होना ये बिल्कुल बेमानी है। यहाँ पे शतरंज की तरह देखा जाता है कि कौन सा मोहरा किसके जोर पर खड़ा हुआ। इंसान के अंदर ये भुला दिया गया है कि इंसान के अंदर खुद भी कोई जज्बा खैर पैदा हो सकता है। उसके अंदर ये ख्वाहिश भी बेदार हो सकती है कि मेरे पास अगर एक दस्तूर है, मैं एक दस्तूरी मुमलकत का एक शहरी हूँ, जज हूँ, सिपाही हूँ, कुछ भी हूँ, तो मुझे अपने दस्तूर के मुताबिक अमल दरामद करना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे नियतों का हाल टटोले जाने को ज्यादा तरजीह दी जाती है, तो इसलिए नियत तो कुछ भी आप कह लें। किसी की नीयत है, आपकी नियत को बदनीयती करार दूं और उस बदनीयती की बुनियाद पे आपकी नियत की अभी साहब नियत के अलावा भी, जैसे वो आज एक टीवी चैनल पर उन्होंने तसद्दुक जिलानी साहब ने इंटरव्यू भी दिया, उधर उन्होंने कहा कि अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया और वो मैं जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। जो ऑडियो लीक्स हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उस पर एक कमेटी बनी थी, राना सनाउल्लाह साहब उसको हेड कर रहे थे। वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पेश हुए साहब और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो बताई और उन्होंने पूछा कि हम जी हमें पता चल गया कि किसने ये ऑडियोज लीक की या हैक की। पूछा गया किसने की, उन्होंने कहा जी रॉ ने की है। तो खैर उसके बाद राना साहब, ये एक वहाँ पर मौजूद उस कमेटी के अंदर जो शख्स थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई। राना साहब ने उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में आकर कहा कि नहीं, वो रॉ का मामला आया तो सही, लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि रॉ का मामला था। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाय डिज़ाइन कोई एजेंसीज हों इसके पीछे। ये आम लोग पैसों शैसों की खातिर जो मुलाजिमीन वहाँ पे होते हैं वो इस तरह की हरकतें कर देते हैं और फिर उसके बाद इस तरह की फुटेजेस ऑडियोज वो बेच देते हैं। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ पे भी जो बने उसमें से आगे निकला है कि जनाब पता नहीं शायद रॉय मुलविस थी यहाँ पे, या फिर जजों के घर में अपने जो मुलाजिमीन है वो 2-4 पैसों के लिए उन्होंने ऐसी हरकत कर दी है। देखिए अब मसला ये है कि हमने, देखिए आप भी अगैन बाजवा साहब, आप बात को उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे ये जाती नहीं है। मसला ये है कि जज साहिबान ने ये तो कहा ही नहीं है। जज साहिबान के लिए क्या FIR दर्ज कराना मुश्किल था? उन्हें इस रास्ते को पता था कि वो एक FIR दर्ज कराते, FIA को कहते या पुलिस को कहते कि जनाब ये हमारे घरों में जरा चेक तो करें कि किसने कैमरे लगाए हैं, या हमारे किसी शख्स को, हमारे किसी अजीज को, किसी जज साहब के अजीज को किसी ने क्यों गिरफ्तार किया है या क्यों हरासा किया गया, क्यों उसकी वीडियो बनी। क्या ये सारे मामला आप समझते हैं कि जज साहबान को ये नहीं पता कि इनकी FIR हो सकती है? जी बिल्कुल भाई, FIR कराना तो मतलब ही नहीं। वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अदलिया को कह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको अंदरूनी तौर पर सेटल कर लिया जाए। सही। अदलिया के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसको इंतजामी तौर पर ले गए हैं हुकूमत के पास। जजेस ने तो ये कहा ही नहीं है। वरना ये जो काम, जिस काम के लिए कमीशन बन रहा है और जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब उसके जो मदारुल महाम मुकर्रर हुए हैं, इसके लिए तो एक SHO काफी है। जस्टिस साहब क्या कर ले? बात तो दुरुस्त है। अच्छा, वैसे एक लास्ट चीज, मैं वक्त की असल में किल्लत है हबीब साहब, आपने भी इस तरह की बातें सुनी होंगी। कल एक इशाइये पे एक जगह पर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साहब थे, उनके साथ मुलाकात हुई
और उनसे मैंने वैसे उनसे बात की, मैंने कहा यार इट्स अ वाटरशेड मोमेंट, आपको भी इस तरह की चीज़ों से एतराज़ात रहे हैं, आप इसके शिकार भी रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भी साथ होना चाहिए। उन्होंने बड़ा तुनक के आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होंगे, जिस दिन इमरान खान मान जाएगा ना कि काजी फायजी सा और ये जस्टिस सिद्दीकी वहाँ पर इनकी बदनीयती थी, तो फिर हम भी इसी के ऊपर आ जाएंगे। कहने का उनका मकसद ये था कि फिर ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन वाला मामला है, ये स्टार्ट करें तो फिर हम वहाँ पर चलेंगे। फिर अगेन कमिंग टू द पॉइंट, नॉन स्टार्टर लॉस्ट कॉज, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसको नॉन स्टार्टर ही समझता हूँ। और मैंने जब पहली दफा ये जराए से खबर देखी थी, यानी आ रही थी जब टेलीविजन पे, तो मैं जराए की बारे में जरा काफी मोहतात होता हूँ, लेकिन बाद में जब तस्दीक हो गई कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इसको कबूल कर लिया, तो बहरहाल मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तसद्दुक जिलानी साहब ने ये खत डेफिनेटली पढ़ा होगा और उन्हें पता होगा कि इस खत का मतलब क्या है। तसद्दुक जिलानी साहब ने इस खत के सिर्फ इस हिस्से को पकड़ के एक कमीशन का सरबराह होना गवारा कर लिया, जो सिर्फ ये तय करेगा कि ये कैमरा किसने लगाया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें सर, फिर हुस्न ज़न रखते हुए हम भी कबूल कर लेते हैं, आगे फिर जो आए किस्मत है हमारी। थैंक यू वेरी मच। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद, जो हमने रऊफ हसन साहब की प्रेस ब्रीफर सुना, उसके बाद और उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने ट्वीट्स करके और वीडियो इंटरव्यूज़ के दौरान जो बताया, एक चीज़ तो वाज़ेह है और वो ये है कि इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान या फिर बाकी जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी एब्सेंस के अंदर डिवीजन तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है और वो बड़ी क्लियर नजर आती है। वो एक, आप खासतौर पर सोशल मीडिया देखिए तो एक धड़ा दूसरे पर इल्जाम लगा रहा हो। तो खैर एनीवेज, इस सब मामले के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपने वक्त दिया है। वो एज अ सेड सर कि मतलब डिवीजन तो कोई है, अब इससे तो कोई इनकार नहीं है। मिसाल के तौर पर वो कल हमें पता चला कि इमरान खान साहब ने ये ऑर्डर दिया है वहाँ से जेल से कि अलीमा खान साहिबा जो है उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, वो मुदाखलत नहीं करेंगी पार्टी के मामलात में, मीनिंग देयर बाय कि उनकी कोई मुदाखलत थी तो इस वजह से कहना पड़ा। एक तो ये सर बता दीजिएगा कि ये जो डिवीजन है पार्टी के अंदर अभी कुछ इस तरह से नजर आती है, मुझे नहीं पता, आप इसको क्लियर कर देंगे। शेर अफजल मरवत साहब एक साइड पे हैं और बाकी कुछ जो है पार्टी के वर्कर्स, रहनुमा, वकला, वो कुछ एक साइड पे हैं। कुछ ऐसा ही मामला है सर? बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने मोहब्बत की, शफकत की आपने टाइम दिया। देखिए बात यह है कि जो मामला है, बातें फैलाई जाती हैं जो मीडिया के ऊपर चलती हैं, सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो इस वक्त जो सबसे अहम मामला था वो 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसके ऊपर बात करने के हवाले से था। लेकिन ऐसी खबरें पत्नी कौन जो है वो कहता है कि चला दो और उसके ऊपर चला दी जाती हैं कि बानी पीटीआई ने ये पैगाम भेजा है। इसके ऊपर आपने बड़ा क्लियर देखा होगा कि आज तक बानी पीटीआई की बहनें हों या उनकी मिसेज हों, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा, तो उन्होंने कभी किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं की। और अगर वो इन्वॉल्वमेंट करती होती या खान साहब ने उनको किसी जगह के ऊपर कहा होता कि आप इन्वॉल्व हों, तो फिर उनको ओहदा देते ना, उन्हें चेयरमैन लगाते या किसी जगह के ऊपर कहते कि आप कोर कमेटी को ऐड करेंगी। मैं पंजोता साहब उसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, मुराद सईद साहब वो काफी लंबी लंबी ट्वीट्स करते हैं, वो पार्टी पॉलिसी बता रहे होते हैं। उनकी ट्वीट के अंदर जो कि अभी भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो ये बताते हैं कि अलीमा खान साहिबा की हिदायत पर ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, और वो लिस्ट वाइज है। तो वहां पे बंदा क्या समझे फिर? देखिए बात ये है ना कि अगर वो बात इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है ना, तो वो उसको नजर रखते हुए कि खान साहब ने अगर कोई पैगाम दिया हो कि आप जो है पैगाम पार्टी को दे दें, या गौर साहब को कहा हो कि आप ये बता दीजिएगा, या कोई ऐसी चीज जो मैसेज, अब खान साहब अंदर हैं तो वो मैसेज जो है वो जो बंदा जाता है उसके जरिए ही भिजवाया जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें कि क्या किसी जलसे में उन्होंने आकर लीड किया हो, या किसी जलसे में आकर उन्होंने कोई तकरीर की हो, या कोई उन्होंने ओहदा लिया हो सियासी तौर पर। अब उनका भाई है, वो अगर उनको कहता है कि आप मुराद को ये बात मेरी तरफ से कहिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से पाबंदी है मुलाकातों के ऊपर, लास्ट टाइम आपने देखा कि अपोजिशन लीडर जो हैं जिनको अभी तक सारी वो हर्डल्स हैं कि नोटिफिकेशन भी नहीं किया गया, ठीक साहब, या बाकी सारे गए मिलने के लिए, तो उनको मिलने नहीं दिया गया। तो उस वक्त जब मुलाकातों के ऊपर पाबंदी हो, लिस्टों की मुशावरत करनी हो कि सेनेट वाला इलेक्शन आ रहा है तो हमें लिस्टें जो है उसके ऊपर मुशावरत करनी है, उसके ऊपर पाबंदी हो, या जब मामला हो कि आपने MNAs MPAs के टिकट देने हैं, उस वक्त भी हमारी लिस्ट जो है रोक ली गई थी। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर
जो एक मैसेज के जरिए चलें वो फिर चलें उसमें हम यूँ समझ लेते हैं कि जैसे वो इमरान खान साहब का जो उनके जो इंस्ट्रक्शंस थी वो आगे कन्वे कर रही थी, लेकिन ये तो हमने देखा है कि वो एक शायद अफरीदी साहब वाला मामला हुआ, अफजल मरवत साहब उस पर कुछ बोल रहे थे, वहाँ से अजहर माशवानी साहब ने उनको जिस तरह से टोका वो हमें नजर आया। उसके बाद रोज़ की बेसिस के ऊपर बहुत सारे मामलात के ऊपर वो दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार नजर आती हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। तो देखिए हम तो खड़े हैं पार्टी पॉलिसी के साथ, और अगर किसी की स्टेटमेंट आती है और उसके ऊपर शेर अफजल भाई या कोई बंदा भी ये कहता है कि मेरी अपनी पर्सनल जो है वो उसके अंदर राय है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी पार्टी के साथ होते हैं तो फिर उस पार्टी की राय के मुताबिक, उसके डिसीजन के मुताबिक खड़ा होना होता है, और उसके मुताबिक ही खड़ा हो तो वो बेहतर है। पर्सनल ओपिनियन की हद तक हर बंदे की एक माइंड है, एक सोच है, वो समझते हैं कि मैं पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ, वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मैं समझता हूँ कि जो पार्टी की पॉलिसी हो या जो खान साहब की डायरेक्शन हो उसके मुताबिक चला जाए, वो ही सबसे। और वो फिर वो सुना ना कि वो 3 फोकल पर्सन्स भी अब खान साहब ने नामजद कर दिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नईम पंजोता साहब, और वो अक्सर जहन के अंदर ये आती है, ये कल रात को आपने भी देखा है वो मामला, ये लाहौर से मोहम्मद मदनी साहब, उनको टिकट नहीं था मिल रहा, किसी और को मिल रहा था, और उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये फलां साहब के जो है ना वो करीबी हैं, और वो जो भी मामला हुआ है, इस तरह का एक शायबा गुजरना और इस तरह का मामला बनना कि यार पीछे से खान साहब किसी का कह के भेजते हैं और आगे किसी और को टिकट अलॉट हो जाता है। वो एक अफजल ढांडला साहब वाला मामला हुआ, ये मदनी साहब वाला मामला हुआ, उसके अलावा ये कहा गया कि बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो आगे पहुंचती नहीं है लोगों तक। ये क्या मामला चल रहा है, कौन चेंज करता है वैसे टिकटें शिकटें? देखिए मामला जो चल रहा है ना वो सारा इस बात के ऊपर आता है, जिधर से भी आप घुमा कर लेकर आए, वो मुलाकातों के ऊपर आता है। अच्छा। जब मुलाकात के ऊपर पाबंदी होगी, जब मैक्सिमम लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जाएगा, एक आध बंदे के जरिए मैसेज भिजवाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ, मुझे हल्कों का नहीं पता पाकिस्तान के कौन कौन से हल्के के अंदर कितने उम्मीदवार हैं और उसके ऊपर कौन उम्मीदवार 10 यहाँ पर कौन होता है। मैं सरगोदा के बारे में बता सकता हूँ, यहाँ की तंजीम का जो सरबराह होगा वो सरगोदा के बारे में बता सकता है। वो ये तो नहीं बता सकता कि सिंध के अंदर जो कराची है, कराची में ये उम्मीदवार हमारा मजबूत है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है खान साहब से लोगों को मिलने से महरूम किया जा रहा है कि खान साहब तक जो है इंफॉर्मेशन सही ना पहुंच सके, खान साहब तक लिस्टें ना पहुंच सके, खान साहब तक ज्यादा लोगों की मतलब एक डिजाइन है जिसके तहत एक डिसरे, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं पंजोता साहब आखिरी मेरे पास आखिरी मिनट है, मैंने एक आपसे एक सवाल पूछना है, और वो ये है कि हामिद खान साहब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में आपका नाम आया, उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। अब ये बात तकरीबन सबको पता है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत कड़ा वक्त था, यू वर देयर ऑलवेज, मतलब हर बहुत सारे केसेस आपने किए हैं, और फिर ये भी मतलब वैसी जहन के अंदर आता है कि आप चूंकि लॉयर हैं और वो एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और पार्टी से ताल्लुक है, तो उनके साथ कभी वो आपकी कोई डिस्कशन वगैरह या कभी कोई मुशावरत वगैरह नहीं हुई कि उनके जहन में नहीं था कि नईम पंजोता साहब कौन है? नहीं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। असल में उनको जो ट्वीट है मेरा, ये जो मेरी बात है वो शायद बुरी लगी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा, और ये बात जो है हकीकत है, और मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ, डटा हूँ। और हामिद खान साहब से मैंने कुछ दिन पहले भी गुजारिश ये की थी कि आप ऐसा करें कि जो है जो हमारी मूवमेंट है उसको लीड करें। ये आपने अच्छा किया बता दिया कि वो एक्चुअली उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि मैं नहीं जानता कौन है नईम पंजोता साहब। मेरे प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच पंजोता साहब, आपने वक्त दिया। कल इंशाल्लाह मिलते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।